हेलो स्टूडेंट्स, कक्षा 11 के भूगोल विषय की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हम सूर्य ताप से संबंधित बातों पर चर्चा कर रहे थे और हमने देखा था कि सूर्य से आने वाली जो विकिरण है यानी फैली हुई ऊर्जा है जो धरातल पर पहुंचती है, यही सूर्य ताप कहलाती है। सूर्य ताप का मापन पायरोहेलियोमीटर नामक उपकरण की सहायता से किया जाता है, जिसकी हम चर्चा पिछली वीडियो में कर चुके थे और हमने देखा था कि सूर्य आग का एक धधकता हुआ गोला है जिसकी सतह का तापमान लगभग अनुमानित 6000 डिग्री सेल्सियस है। तो ऐसे में सूर्य गर्मी, ऊर्जा और ताप का एक स्रोत है जिसके माध्यम से धरातल पर संपूर्ण जैव क्रियाएं संचालित हो रही हैं। आज उसी क्रम में हम एक मुख्य टॉपिक की चर्चा करेंगे जो है पृथ्वी का ऊष्मा बजट। पृथ्वी के ऊष्मा बजट से आशय कि पृथ्वी जितना ताप ग्रहण करती है उतना ही वो वापस कर देती है, यानी अवशोषण और निष्कासन, हम इन शब्दों को भी देख सकते हैं, का जो संतुलित अवस्था है वही कहलाता है ऊष्मा बजट। कि धरातल ने अगर 100 इकाई ऊर्जा प्राप्त की तो 100 इकाई ही वापस लौटा दी गई, कुछ भी अपने पास नहीं रखा। इसी को ही ऊष्मा बजट की संज्ञा दी जाती है। पिछली वीडियो में एक बात कही थी कि पृथ्वी प्रति मिनट इतनी ऊर्जा प्राप्त करती है कि जितनी ऊर्जा संपूर्ण मानव जाति एक वर्ष में उपयोग करता है, यानी संपूर्ण मानव जाति जितनी ऊर्जा एक वर्ष में इस्तेमाल करती है उतनी ऊर्जा पृथ्वी एक मिनट में सूर्य से प्राप्त करती है। लेकिन फिर भी पृथ्वी लगातार गर्म नहीं होती। हालांकि वर्तमान में कुछ ऐसी क्रियाएं हैं जिनके कारण पृथ्वी के टेम्परेचर में वृद्धि हो रही है, उनकी तो हम बात बाद में करेंगे। लेकिन सामान्य स्थिति पर देखा जाए कि पृथ्वी का ताप लगभग संतुलित अवस्था में। सोचो अगर गर्मी को अवशोषित करती रहती पृथ्वी तो पृथ्वी का टेम्परेचर कितना अधिक हो जाता जहां जीवन की उत्पत्ति या संचालन संभव नहीं था। लेकिन धरातल की यही एक विशेषता है कि धरातल जितनी ऊर्जा, जितनी ऊष्मा प्राप्त करता है उतनी ही ऊष्मा वह परावर्तित भी कर देता है, यानी वापस लौटा देता है। यही पृथ्वी का ऊष्मा बजट कहलाता है। इसे हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे कि माना पृथ्वी में 100 इकाई ऊर्जा प्राप्त की, या हम ये कह सकते हैं, इसको हम इस तरह देख लीजिए आसान तरीके से, कि सूर्य के द्वारा प्रदान की गई 100 इकाई ऊर्जा
100 इकाई ऊर्जा सूर्य द्वारा प्रदान, यानी सूर्य से जो किरणें आ रही हैं उनकी हम संख्या मान के चल रहे हैं 100 इकाई, जो सूर्य के ताप के द्वारा हमें प्राप्त हुई। देखें इसके अंतर्गत क्या कैसे होता है। 100 में से जो 35 इकाइयां हैं, यह 35 इकाइयां वायुमंडल के द्वारा परावर्तित कर दी जाती है। 35 इकाई वायुमंडल द्वारा परावर्तित, अर्थात इन्हें धरातल पर आने ही नहीं दिया जाता। 100 इकाई में से 35 इकाइयां तो धरातल से आई नहीं, धरातल पर पहुंची नहीं है, अपितु वायुमंडल का जो ऊपरी हिस्सा है इसमें से ही इसको परावर्तन कर दिया है। सूर्य ने हमें दी 100 इकाइयां, 100 इकाइयों में से 35 इकाइयां धरातल पर पहुंची नहीं, और धरातल पर पहुंचने से पहले ही वायुमंडल के द्वारा इनको परावर्तित कर दिया है। उसके बाद 14 इकाई बादलों व धूल कणों द्वारा अवशोषित कर ली गई, क्योंकि वायुमंडल में बादल भी है और वायुमंडल का हिस्सा है धूल के कण। तो 14 इकाइयां जो है वो बादलों व धूल के कणों के द्वारा है अवशोषित कर ली गई है। अर्थात अगर देखा जाए 5 4 9 3 और 1 4, 49 इकाइयां तो ऐसी हैं जो धरातल को मिली ही नहीं है। सूर्य ने दी हमें 100 इकाई, उन 100 इकाई में से 35 इकाई तो वायुमंडल के द्वारा परावर्तित कर दी गई ऊपर या अंतरिक्ष में ही, जिसको नीचे आने का कोई काम ही नहीं है। 14 इकाई वायुमंडल में प्रवेश की, लेकिन वहां जो बादल में धूल के कण थे उन्होंने क्या कर लिया, उसका अवशोषण कर लिया है। तो रह जाती है हमारे पास अब कितनी इकाई, 51 इकाई, क्योंकि 49 प्लस 51 बराबर कितना हो गया अपना 100। ये 51 इकाई जो है वो धरातल को प्राप्त होती है, धरातल द्वारा प्राप्त। 35 इकाइयों का परावर्तन हो गया, 14 इकाइयों का अवशोषण हो गया है, और उसके बाद 51 इकाइयां जो है वो धरातल को द्वारा प्राप्त हुई है। अब 51 में से आप देखें 17 जो इकाइयां हैं, 51 में से 17 इकाई धरातल के द्वारा परावर्तित कर दी। परावर्तित मतलब इन्हें बाहर भेज दिया गया। 51 में से 17 गए, बचते हैं 34 इकाई। ये 34 जो इकाइयां हैं ये वायुमंडल के द्वारा अवशोषित कर ली गई। रुकिए, क्या दिखाई दे रहा है नीचे से? एक सेकंड देखते हैं। चलो कोई दिक्कत नहीं है। तो 34 जो इकाइयां हैं वो वायुमंडल के द्वारा अवशोषित कर ली गई हैं। अब देखिए, आप समझे इस बात को। 100 इकाइयों में से 34 इकाइयां तो ये हो गई, प्लस 14 इकाई ये हो गई, ये हो गए 4 4 8 3 4, 48 इकाई ऐसी हैं जो वायुमंडल ने अवशोषित की है। अभी इसको एक बार पुनः हम देखेंगे क्योंकि एक बार में समझ नहीं आएगा। 48 जो इकाइयां हैं वो वायुमंडल के द्वारा अवशोषित कर ली गई,
और अवशोषित होने के बाद इनका विकिरण हुआ है। विकिरण का मतलब फैल जाना। आपने पढ़ा होगा साइंस के अंतर्गत परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन। जब प्रकाश की कोई एक किरण किसी माध्यम से टकराती है तो वह उसी माध्यम से टकराने के बाद पुनः वापस लौट आती है। ये तो परावर्तन है। इस तरह से ये आई और वापस लौट गई। अपवर्तन में टकराई, अपने मार्ग से विचलित हो गई और फैल गई। तो अपवर्तन और परावर्तन होते हैं। तो यहां पर जो 34 इकाइयां थी जो वायुमंडल के द्वारा अवशोषित की गई धरातल पर आने के बाद, और 14 इकाई ये थी जो धरातल पर आने से पहले ही अवशोषित कर ली गई। तो ये हो गई आपकी 48 इकाइयां जिनका विकिरण हो गया है, अर्थात ये फैल गई हैं और फैलने के बाद पुनः कहां पर आती हैं? ये धरातल पर। तो 48 तो ये जो वापस धरातल पर आती हैं प्लस 17 ये वाली, यानी 65 इकाइयां ऐसी हैं जो धरातल को प्राप्त होती हैं और 65 इकाइयां ही परावर्तित कर दी जाती हैं। आप समझे इस बात को, ध्यान देके पढ़ेगा पुनः कि वायुमंडल सूर्य के द्वारा हमें 100 इकाइयां प्रदान की गई हैं। आप देख सकते हैं सामने कि सूर्य के द्वारा हमें 100 इकाई प्रदान की गई है। अब इन 100 इकाइयों में से जो 35 इकाइयां हैं आप देखें ये वायुमंडल के द्वारा परावर्तित कर दी गई, अर्थात इन्हें धरातल पर आने ही नहीं दिया गया है। हम इसको डायग्राम के रूप में अगर समझने का प्रयास करें कि इस तरह से ये धरातल यह वायुमंडल, ये बादल, ये धूल के कण, इस तरह से। अब सूर्य से जो हमें 100 इकाई मिली है उनमें से 35 इकाइयां तो ऊपर ही लौट गई, नीचे आई नहीं। बची कितनी? जब 35 लौट गई तो बचती कितनी है? स्वाभाविक सी बात है 65। अब इनमें से 14 इकाई जो है वो बादलों के द्वारा और धूल के कणों के द्वारा अवशोषित कर ली गई है। ना तो इनका परावर्तन हुआ और ना ही धरातल पर पहुंची, अपितु क्या हो गई? इन्होंने अपने अंदर समा लिया। बादलों ने, धूल के कणों ने इन्हें अपने अंदर समा लिया है, अवशोषण कर लिया है। तो 14 इकाइयां यहां अवशोषित हो गई है। तो 35 और 14 यानी 49 इकाई तो देखो अभी तक धरातल पर पहुंची ही नहीं। फिर 51 इकाइयां जो हैं ये धरातल पर पहुंची। 51 इकाइयां, इन 51 इकाइयों में से 17 इकाइयां धरातल ने सीधे ही परावर्तित कर दी, डायरेक्ट पहुंच गई बाहर, टकराई धरातल से और टकराने के बाद पुनः वापस अंतरिक्ष में पहुंच गई। 17 इकाइयां धरातल के द्वारा परावर्तित कर ली गई। थोड़ा सा कंफ्यूज मत होना, समझने का प्रयास करना 2 बार 3 बार चीज को, कि 17 इकाइयां धरातल के द्वारा परावर्तित कर दी गई। प्राप्त हुई थी कितनी? 51 इकाइयां। 51 में से 17 हो गई धरातल के द्वारा परावर्तित, रह जाती हैं 34 इकाइयां। ये 34 इकाइयां जो हैं वो वायुमंडल ने अवशोषित कर ली। परावर्तन तो इनका भी हुआ था, देखो आप, परावर्तन तो इनका भी हुआ है पूरी 51 इकाइयों का, लेकिन 51 में से 17 तो बिल्कुल बाहर चली गई, रह गई 34, और 34 इनके द्वारा अवशोषित कर ली गई वायुमंडल के द्वारा। तो वायुमंडल ने 2 बार अवशोषित की है, एक तो बादलों धूल के कणों ने, यहां 14 इकाई,
और 34 ये इकाई, तो 34 और 14 इकाई हो गई 48 इकाई। 48 इकाई इन्होंने क्या कर ली है, अवशोषित कर ली। लेकिन अवशोषित करने के बाद ये फैल जाती है, विकिरण इनका हो जाता है, विकिरत हो जाती है, और विकिरत होने के बाद ये पुनः कहां लौटती है, धरातल पर लौटती है। तो 48 इकाई लौटी धरातल पर, प्लस 17 इकाई पहले ही लौटी थी, तो 48 प्लस 17 टोटल इकाई प्राप्त हुई 65, किसको, धरातल। और 65 इकाई प्राप्त होने के बाद 65 इकाइयों का ये क्या कर देती है, ये परावर्तन कर देती है। जो हमारे सामने भी आ रहा है, देख लीजिए कि 35 इकाइयां तो बिल्कुल बाहर निकल गई और 65 इकाई प्राप्त हो गई, तो 65 प्लस 35 बराबर हो गई 100। अर्थात इस तरह हम कह सकते हैं कि पृथ्वी का जो ऊष्मा बजट है, ये जितनी ऊर्जा प्राप्त करती है पृथ्वी, उतना ही इसका परावर्तन कर दिया जाता है। अर्थात धरातल अपने पास कुछ भी नहीं रखता, पृथ्वी अपने पास कुछ भी नहीं रखती है। यही कहलाता है पृथ्वी का ऊष्मा बजट। लेकिन वर्तमान में कुछ क्रियाएं ऐसी हो रही हैं, कुछ मानवीय क्रिया, कुछ प्राकृतिक क्रियाएं, जिनके कारण ये जो परावर्तित इकाइयां हैं, ये परावर्तित नहीं हो पाती और धरातल के टेम्परेचर में लगातार वृद्धि हो रही है। क्या है वो क्रियाएं, उनकी चर्चा तो हम बाद में करेंगे, लेकिन आज के लिए हमारा इतना ही काफी टॉपिक है। पृथ्वी का ऊष्मा बजट बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक है। ये कंपटीशन एग्जामों में कई बार ऐसे संख्याएं पूछी जाती हैं, कोई सा भी, कि पृथ्वी के ऊष्मा बजट में धरातल के द्वारा परावर्तित इकाई कितनी है, या वायुमंडल के द्वारा परावर्तित इकाई कितनी है। इस तरीके से आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो कक्षा 11 के लिए भी और कंपटीशन एग्जामों के लिए ये बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसकी चर्चा आपको करनी है, घर पर देखना है। इस टॉपिक को दोबारा हम समझेंगे, एक बार नहीं, दो बार नहीं, जितनी बार समझने आप प्रयास करें और बेहतर ढंग से इसका अध्ययन करें। आज के लिए इतना ही काफी है। इससे संबंधित अन्य बातों की चर्चा हम आगामी वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।